हेलो एंड वेलकम टू कंसेप्ट माइंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छा होंगे। तो चलिए अपने इस एथिक्स सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, अभी हम लोग फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज इसको कंटिन्यू किए हुए हैं और आज का जो फाउंडेशनल वैल्यू है वो है ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता। तो चलिए जानते हैं व्हाट इज ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी इज द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग डिसीजंस और फ्रेमिंग ओपिनियंस बेस्ड ऑन फैक्ट एंड एविडेंस। ऑब्जेक्टिविटी क्या है? फैक्ट एंड एविडेंस के आधार पर डिसीजन लेना या ओपिनियन बनाना ऑब्जेक्टिविटी कहलाता है। ठीक है, तो जब आप फैक्ट एंड एविडेंस के आधार पर डिसीजन लेते हैं तो उसमें आप जो आपका पर्सनल बायस होता है, इमोशन होता है और कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस होता है, इससे मुक्त होकर के डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिविटी क्या है, वस्तुनिष्ठता क्या है? जब आप फैक्ट एंड एविडेंस के आधार पर डिसीजन लेते हैं जिसमें आप अपने पर्सनल बायस मतलब पक्षपात, इमोशन मतलब भावना या एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस बाहरी दबाव से मुक्त होकर के निर्णय लेते हैं, तो वही क्या कहलाता है? वो कहलाता है ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल है, बहुत फेमस एग्जाम्पल रहा है ये, जस्टिस HR खन्ना वर्सेस एडीएम जबलपुर केस। ये 1975 का बहुत फेमस केस था जब भारत में इमरजेंसी लगी हुई थी। ठीक है, तो उस समय जस्टिस HR खन्ना ने क्या किया? डिसेंटेड इन एडीएम जबलपुर केस टू अपहोल्ड द फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। उस समय हुआ क्या था कि जब इमरजेंसी लगाया गया तो एडीएम जबलपुर ने लोगों के फंडामेंटल राइट पर कर्व कर दिया। कहा कि जो भी जितने भी फंडामेंटल राइट हैं, सारे के सारे फंडामेंटल राइट इमरजेंसी में सस्पेंडेड रहेंगे। और ये केस फिर चला गया सुप्रीम कोर्ट। तो उसी समय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, फेमस जस्टिस HR खन्ना, जबकि गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी, इमरजेंसी लगा हुआ था, सब उनसे डर रहे थे, उस दौर में जस्टिस HR खन्ना ने कहा नहीं, आर्टिकल 21 विल नेवर बी सस्पेंडेड इन इमरजेंसी और एनी टाइम। उन्होंने ये जजमेंट दिया, फेमस जजमेंट, कि आर्टिकल 21 किसी भी परिस्थिति में सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, जीवन का अधिकार किसी भी परिस्थिति में, चाहे इमरजेंसी लगी हो या कोई भी परिस्थिति हो, इसे सस्पेंड नहीं किया जा सकता। तो ये बहुत माइलस्टोन जजमेंट था जस्टिस HR खन्ना का। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने फैक्ट बेस्ड डिसीजन लिया। ये बाहरी इन्फ्लुएंस से, कि इंदिरा गांधी का भय है, इससे इन्फ्लुएंस नहीं हुए, इससे डरे नहीं, और जो फैक्ट था, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज थे, उसको अपहोल्ड करने के लिए इन्होंने सरकार के अगेंस्ट जजमेंट दिया। जबकि इमरजेंसी के दौर में सब सरकार से डरते थे, उस दौर में जस्टिस HR खन्ना ने अपने जजमेंट से ऑब्जेक्टिविटी को क्या किया? अपहोल्ड किया, कि हमारा ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए डिसीजन में, चाहे कितना भी बाहरी प्रेशर क्यों ना हो। ठीक है, चलिए इसके बारे में एक फरीद जकारिया का एक फेमस कोट है कि ऑब्जेक्टिविटी इज द इंटेलेक्चुअल रीगर दैट हेल्प्स अस सेपरेट फैक्ट्स फ्रॉम ओपिनियंस। कहते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी क्या है? ये हमारा इंटेलेक्चुअल रीगर है, मतलब बौद्धिक कठोरता है, जो क्या करता है? ये हमें फैक्ट और ओपिनियन को सेपरेट कर देता है। फैक्ट ये है, ओपिनियन ये है, और जब हम फैक्ट बेस्ड जजमेंट करते हैं तो वो ऑब्जेक्टिविटी बन जाती है। तो इस कोट को आप लोग यूज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट कोट इज, ये अननोन कोट है, कि ऑब्जेक्टिविटी इज अ मीन वैल्यू टू अचीव द इंड वैल्यू ऑफ इक्वालिटी। अगर आप इक्वालिटी अचीव करना चाहते हैं, समानता चाहते हैं सोसाइटी में, तो यू आर बाउंड टू यूज ऑब्जेक्टिविटी इन योर डिसीजंस। तभी आप क्या कर पाएंगे? जब आपके निर्णय का माध्यम ऑब्जेक्टिविटी बनेगा, मीन वैल्यू मतलब माध्यम ऑब्जेक्टिविटी रहेगा, तभी इंड वैल्यू के रूप में क्या आएगा? इक्वालिटी आएगी। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया, फाइनली ऑब्जेक्टिविटी तो समझ में आ ही गई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्टिविटी क्या क्या है। कोई भी पर्सन जिसमें ऑब्जेक्टिविटी है, वस्तुनिष्ठता है, उसमें ये 4 गुण जरूर होंगे। पहला, इम्पार्शियल डिसीजन मेकिंग, फैक्ट बेस्ड जजमेंट, फेयरनेस एंड कंसिस्टेंसी इन सिमिलर सिचुएशन। ये चारों अगर चारों गुण मिल जाते हैं
चारों फीचर्स मिल जाते हैं, तब आपके अंदर ऑब्जेक्टिविटी आती है। चलिए सबसे पहले जानते हैं इम्पार्शियल डिसीजन मेकिंग, मतलब निष्पक्ष होकर के निर्णय लेना। जैसे किरण बेदी जब एज अ डीसीपी थी ट्रैफिक की, दिल्ली में डीसीपी ट्रैफिक थी वो, जब इंदिरा गांधी एज अ प्राइम मिनिस्टर थी, तो उन्होंने क्या किया था, टोड पीएम्स कार फॉर इलीगल पार्किंग। इन्होंने यहां पर यह नहीं देखा कि यह पीएम की कार है। ऑब्जेक्टिविटी क्या कहती है कि आपको किस पर निर्णय लेना है, फैक्ट एंड जो फिगर्स हैं उसके आधार पर निर्णय लेना है। तो इन्होंने फैक्ट देखा कि कार सड़क पर खड़ी है, ट्रैफिक रूल को वायलेट कर रही है, तो किसी की भी हो, कोई बाहरी इन्फ्लुएंस इन पर नहीं आया और इन्होंने पीएम की, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की गाड़ी को टू करके थाने में पहुंचवा दिया। ठीक है, तो ये क्या इन्होंने क्या शो किया, इम्पार्शियल डिसीजन मेकिंग, एंड ये क्या है, ऑब्जेक्टिविटी का एक फीचर है। तो इसने ऑब्जेक्टिविटी यहां पर किरण बेदी जी ने शो किया। ठीक है, नेक्स्ट वन इज फैक्ट बेस्ड जजमेंट। अब ये क्या है भाई, जैसे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जब हम लोग कोविड-19 के दौर में जूझ रहे थे, तो जो हमारे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया थे, इन्होंने क्या किया, इंश्योर्ड सफिशिएंट डेटा फॉर अप्रूवल ऑफ द कोविड-19 वैक्सीन अगेंस्ट पब्लिक प्रेशर। हर जगह वैक्सीन की डिमांड हो रही थी कि हमें वैक्सीन चाहिए, हमें वैक्सीन चाहिए, बहुत सारा पब्लिक प्रेशर था, किस पर, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया पर। लेकिन इन्होंने डेटा कलेक्ट किया कि कहां पर पेशेंट्स ज़्यादा हैं, कहां लोगों की डेथ ज़्यादा हो रही है, कहां पर इन्फेक्टेड पीपल ज़्यादा हैं, उस एरिया में पहले वैक्सीन इंश्योर करवाया। तो ये क्या हुआ, फैक्ट बेस्ड जजमेंट। इन्होंने फैक्ट बेस्ड जजमेंट लिया, और ये क्या है, इससे क्या सिक्योर हुआ, ऑब्जेक्टिविटी हो गई, वस्तुनिष्ठता आ गई, निर्णय निर्माण निष्पक्ष हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वन इज फेयरनेस। फेयरनेस ये भी क्या है, ऑब्जेक्टिविटी का एक फीचर है। जैसे शैलेश गांधी, ये फॉर्मर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहे हैं, शैलेश गांधी, इन्होंने क्या किया, इंश्योर्ड इक्वल राइट टू इंफॉर्मेशन। इक्वल राइट टू इंफॉर्मेशन मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन में कोई भेदभाव नहीं, एंड ट्रीटेड गवर्नमेंट एंड कॉमन सिटीजन इक्वली इन आरटीआई डिस्प्यूट्स। आरटीआई से जुड़े हुए जो भी विवाद होते थे, उन्होंने गवर्नमेंट एंड, क्योंकि अधिकांश विवाद गवर्नमेंट के ही साथ होते थे, तो गवर्नमेंट एंड कॉमन सिटीजन को इक्वल ट्रीट किया। जहां पर सरकार दोषी थी वहां पर सरकार पर फाइन लगाया, जहां पर पब्लिक दोषी थी वहां पर पब्लिक को फाइन लगाया, लेकिन इन्होंने कोई पक्षपात नहीं किया। तो ये फेयरनेस रहा। तो ऑन व्हाट बेसिस ही टुक डिसीजंस, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट एंड फिगर्स। डेटा क्या कहता है, हु इज गिल्टी, उस आधार पर इन्होंने डिसीजन लिया। तो इससे क्या हो गई, ऑब्जेक्टिविटी सिक्योर हो गई। ठीक है, अगला है कंसिस्टेंसी इन सिमिलर सिचुएशन। जुडिशियरी रेफरेंस, आप लोगों ने देखा होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, आजकल तो लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है जजमेंट्स का, तो जब कोई केस आता है तो बहुत सारे वकील रेफरेंस देते हैं कि मिलोड देखिए, ऐसे ही सेम सिचुएशन में दूसरे किसी कोर्ट को रेफरेंस देकर के कि उस कोर्ट ने यह फैसला दिया था, तो आपको भी यही फैसला देना चाहिए। तो जुडिशरी क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट ने अगर सेम सिचुएशन में अगर कोई जजमेंट दिया है तो वैसा ही जजमेंट हाई कोर्ट भी देती है। तो ये क्या सिक्योर कर रहा है, कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी मतलब कि अगर सिमिलर सिचुएशन है तो आपके डिसीजन सिमिलर होने चाहिए, ना कि बदल जाए। तो जब आपके डिसीजन सिमिलर होते हैं तो वह क्या कहलाता है, ऑब्जेक्टिविटी को सिक्योर करता है। तो ऑब्जेक्टिविटी के ये 4 फीचर्स होते हैं, इम्पार्शियल डिसीजन मेकिंग, फैक्ट बेस्ड जजमेंट, फेयरनेस एंड कंसिस्टेंसी इन सिमिलर सिचुएशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं चैलेंजेस टू ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी इंश्योर करने में बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, उसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, पॉलिटिकल प्रेशर। आईपीएस के अन्नामलाई, ये फॉर्मर आईपीएस हैं, इन्होंने रिजाइन कर दिया है अब, और एक पॉलिटिकल पार्टी तमिलनाडु में बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं बहुत लंबे समय से। के अन्नामलाई, ही वॉज अ वेरी फेमस आईपीएस ऑफिसर ऑफ कर्नाटका कैडर। इन्होंने टुक टफ एक्शंस ऑन पॉलिटिकली प्रोटेक्टेड इलीगल बिजनेसेस। जो पॉलिटिकली प्रोटेक्टेड इलीगल बिजनेस थे उन पर बहुत टफ एक्शन लिया। तो जब टफ एक्शन लिया
तो पॉलिटिक्स ने इन पर क्या किया, इतना प्रेशर डाला कि इन्हें फाइनली रिजाइन करना पड़ा, फोर्स टू रिजाइन, और उन्होंने अपने जॉब से रिजाइन कर दिया। तो किसी भी आईएएस आईपीएस या किसी भी सिविल सर्वेंट्स को ऑब्जेक्टिविटी से अपना काम करने में सबसे बड़ी बाधा क्या है, पॉलिटिकल प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट वन इज पर्सनल बायस। पर्सनल बायस क्या है भाई, पक्षपात। जैसे उन्नाव रेप केस आप लोगों ने बहुत फेमस सुना होगा, देयर वाज अ एमएलए इन्वॉल्व इनटू इट। 2017 का फेमस उन्नाव रेप केस है, इसमें पॉलिटिकल बायस एज अक्यूज्ड वाज एन एमएलए। जो दोषी था वह एक एमएलए था, तो यहां पर पुलिस ने क्या किया, पॉलिटिकल बायस दिखा दिया। मतलब कि डिलेड इन पुलिस एक्शन, केस दर्ज करने में भी, केस रजिस्टर करने में भी डिले हुआ, उसकी प्रोसीडिंग भी थोड़ी डिले की गई, और जो फैक्ट एंड फिगर्स थे उनके साथ भी छेड़छाड़ किया गया। तो ये क्या है, ऑब्जेक्टिविटी के रास्ते में एक बाधा है, क्या, बायस। ठीक है, पर्सनल बायस। थर्ड वन इज पब्लिक ओपिनियन। यह भी एक बहुत बड़ी बाधा है ऑब्जेक्टिविटी के मार्ग में, क्योंकि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको फैक्ट एंड फिगर पे डिसीजन लेना होता है, लेकिन कभी कभी पब्लिक का दबाव इतना होता है कि वो डर जाते हैं कि अगर हमने पब्लिक के अगेंस्ट जा करके और फैक्ट एंड फिगर पे डिसीजन लिया तो पब्लिक हमारे अगेंस्ट खड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब यह कहां हुआ था, हैदराबाद एनकाउंटर केस 2019 में हैदराबाद एनकाउंटर केस में क्या हुआ था, 4 अक्यूज्ड थे, दे रेप्ड अ गर्ल एंड बर्न्ड हर एंड किल्ड हर। एक लड़की को रेप किया और उसको जला करके मार डाला। अब पब्लिक ओपिनियन क्या था कि भाई जल्दी जल्दी उनको पकड़ करके और मारो। पब्लिक इतना गुस्से में थी कि सड़क पर आ गई। अब पब्लिक सड़क पर आ गई तो पुलिस ने क्या किया, अगले ही दिन उन 4 को पकड़ करके एनकाउंटर कर दिया, मार डाला 4 को। पुलिस का काम क्या है, पुलिस का काम है एक्यूज्ड को पकड़ना और जुडिशियरी के सामने भेजना। हु विल टेक डिसीजन, जुडिशियरी। बट यहां पे पुलिस ने क्या किया, एनकाउंटर किया। क्यों, क्योंकि सरकार को भय था कि अगर हमने इस केस में फास्ट एक्शन नहीं लिया, अक्यूज्ड को सजा नहीं दी तुरंत, तो लोग हमारे अगेंस्ट हो जाएंगे और हमारा पॉलिटिकल बेस कमजोर पड़ जाएगा। तो ऐसे में क्या हो गया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वर्सेस पॉपुलिस्ट जस्टिस का द्वंद्व आ गया, कंट्राडिक्शंस आ गया कि भाई ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो होना चाहिए, लेकिन पॉपुलिस्ट जस्टिस हो गया। यहां पर दोनों में कंट्राडिक्शन आया और फाइनली सरकारों ने किसका साथ लिया, पॉपुलिस्ट जस्टिस का। तो इससे क्या हुआ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो विधि का शासन है वह कमजोर हुआ। ठीक है, तो पब्लिक ओपिनियन भी ऑब्जेक्टिविटी के रास्ते की क्या है, एक बहुत बड़ी बाधा है। नेक्स्ट वन इज रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स। लिमिटेड रिसोर्स का होना भी ऑब्जेक्टिविटी के रास्ते में बाधा बन जाती है। जब आपके पास रिसोर्स लिमिटेड हैं, मतलब संपत्ति कम है, धन कम है, तो ऐसे में आपकी ऑब्जेक्टिविटी भी कंप्रोमाइज हो जाती है। जैसे कोविड-19 में क्या था, कोविड-19 आया, अचानक से देश भर में बहुत सारे मेडिसिन की डिमांड बढ़ने लगी, ऑक्सीजन सिलेंडर की डिमांड बढ़ने लगी। ठीक है, बहुत सारी मेडिसिन जल्दी जल्दी लोग प्रोक्योर करने लगे। तो ऐसे में क्या हुआ, अनइक्वल हेल्थ केयर एक्सेस हो गया। वहां पर क्या हुआ, जो मेरा अपना, अगर मेरे पास ऑक्सीजन सिलेंडर है तो मैंने क्या किया, मैंने जो मेरा अपना दोस्त मित्र है उनको दे दिया, न कि जो सबसे ज्यादा नीडी था उनको दिया। तो उस दौर में आप लोगों ने ऐसे बहुत सारे केस सुने होंगे कि लोग ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी से मारे गए, और उसी दौर में ऑक्सीजन सिलेंडर की क्या हो गई, ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी। तो जब रिसोर्सेस कम होते हैं तब भी डिसीजन ऑब्जेक्टिविटी से नहीं हो पाता है। अब उस समय सिविल सर्वेंट्स भी थे, उन्होंने भी क्या किया, बहुत सारे पक्षपात किया, रिसोर्स पहुंचवाने में फेवर किया अपने लोगों को। क्यों, क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है। जब रिसोर्स सफिशिएंट होता तो उनके पास ऑब्जेक्टिविटी दिखाने का अवसर होता, लेकिन रिसोर्स कम था तो उन्होंने पहले अपने लोगों को फेवर किया। ठीक है, तो यह भी एक क्या है, चुनौती है, चैलेंज है ऑब्जेक्टिविटी के डिसीजंस में, ऑब्जेक्टिविटी के रास्ते में। अब आगे बढ़ के आते हैं, जानते हैं कि स्ट्रेटेजी टू मेंटेन ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी को कैसे मेंटेन किया जाए। सबसे पहला है एडहेरेंस टू द लॉ।
विधि को, जो कानून है, जो लॉ है, उसको क्या करो, सिक्योर करो, उसका इंप्लीमेंटेशन सिक्योर करो, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं होने दो। ठीक है। नेक्स्ट वन इज कंटिन्यूअस एजुकेशन एंड अवेयरनेस। सिविल सर्वेंट्स को भी अवेयर करो, लोगों को भी अवेयर करो कि भाई आप ऑब्जेक्टिविटी को फॉलो करो। तो एजुकेशन एंड अवेयरनेस, दिस विल हेल्प इन इंप्रूविंग ऑब्जेक्टिविटी इन डिसीजन मेकिंग। ओके। नेक्स्ट वन इज ट्रेनिंग ऑन बायस रिकॉग्निशन। जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जैसे मैं या आप लोग भी, हम लोग भी क्या है, बहुत बार हमारा अपना पर्सनल बायस होता है, हमें उसकी जानकारी नहीं होती है। जैसे कभी कभी कास्ट बायस होता है, कभी जेंडर बायस होता है, हमें पता नहीं होता है कि हम जेंडर बायस हैं, लेकिन हमारे डिसीजंस जेंडर बायस होकर के होते हैं। कभी कभी हम कास्ट बायस, हम अपने से लगता है हमें कि हम कास्टिस्ट नहीं हैं, लेकिन जब डिसीजन लेने की बारी आती है तो उस समय हम कास्टिस्ट होकर डिसीजन लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता, हमें इसकी जानकारी नहीं होती, हमें लगता है कि हम तो निष्पक्ष होकर के निर्णय ले रहे हैं। तो उस स्थिति में ट्रेनिंग होनी चाहिए किसकी, बायस रिकॉग्निशन की, आपके बायस की पहचान कराने की ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो जितने सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी ट्रेनिंग भी कैसी होनी चाहिए कि उनका जो पर्सनल बायस है उसको आइडेंटिफाई कराया जाए कि यहां पर आप जो बोल रहे हैं, आपको लगता है आप सही हैं, लेकिन आप यहां पर गलत हैं, यू आर बायस हियर। ओके। एंड नेक्स्ट वन इज अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। अकाउंटेबिलिटी फिक्स किया जाए कि अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हैं और अगर वो ऑब्जेक्टिविटी के अकॉर्डिंग नहीं होता है तो उसकी जांच होगी, और जांच में अगर आप दोषी होंगे तो आपको पनिशमेंट भी मिलेगा, तो आप अपने एक्शन के लिए अकाउंटेबल हैं। एंड नेक्स्ट वन इज ट्रांसपेरेंसी, और आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो ट्रांसपेरेंस होकर के लीजिए। तो इसके लिए ट्रांसपेरेंसी के जो भी सिस्टम्स हैं उसको इंट्रोड्यूस किया जाए, ई गवर्नेंस इंट्रोड्यूस किया जाए। ठीक है। आरटीआई को प्रमोट किया जाए। तो इस तरीके से ये सब चीजें करके हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ऑब्जेक्टिविटी को बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने समझ लिया, उसके सारे फीचर्स समझ लिए, उसके रास्ते के जो बाधाएं हैं, कंस्ट्रेंट्स हैं, वो भी समझ लिए, एंड फाइनली हाउ टू अपहोल्ड ऑब्जेक्टिविटी, यह भी हमने जान लिया। ठीक है। तो आज इस सेशन में हम लोगों ने जो भी जाना, अगर आप लगातार कंटिन्यू हैं तो मैं इस बात को इंश्योर कर सकता हूं कि एथिक्स पेपर में आप टॉप करेंगे। ठीक है। हाँ, एक और बात कि इसका जो पीडीएफ आपको अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक होगा, उस चैनल को ज्वाइन करिएगा तो वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को यहाँ एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।